हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स कंप्लीट स्टडी में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उसको पहले से लेकर के अंत तक जरूर देखिए। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं अपने लेक्चर में एक नया चैप्टर जो है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में किस प्रकार से हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन करते हैं और समझते हैं। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन इस चैप्टर में क्या क्या है, इससे पहले त्रिकोणमिति के बारे में आपने कक्षा 11 में बहुत विस्तार से पढ़ा है। आपने त्रिकोणमिति फंक्शंस के बारे में समझा है। थोड़ा सा कक्षा 11 का हम यहाँ पर पहले रिवाइज करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्या होता है। पहले जानते हैं त्रिकोणमिति फलन क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, आपने त्रिकोणमिति फलन के बारे में आप जानते हैं। सपोज दैट y इज इक्वल टू साइन एक्स है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स है, y इज इक्वल टू टेन एक्स है, y इज इक्वल टू आपका कॉट एक्स है, y इज इक्वल टू सेक एक्स है और y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स है। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। अब फंक्शंस की बात हम कर रहे हैं। फंक्शंस की पूरी डिटेल हमने पहले वाले लेक्चर में, अपने पहले वाले चैप्टर में जो अलग अलग हमने लगभग जितने भी लेक्चर हमने डिलीवर किए हैं उनमें सब में हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा है। तो फंक्शंस को फिर से आपको समझना होगा, क्योंकि फंक्शन वाला चैप्टर अगर आपने अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो फंक्शन वाला जो लेक्चर है उसको जरूर आप देखिए। तो साइन एक्स का मतलब आपने सिंपली जो कक्षा 9th की कक्षाओं में पढ़ रखा है। अगर आपके पास कोई समकोण त्रिभुज है ए बी सी, अगर इस प्रकार का है तो साइन एक्स को हम ये अगर थीटा है, इसको थीटा लिख देते हैं। थीटा के जो अपोजिट साइड होती है ये हमारी परपेंडिकुलर कहलाती है, यानी कि लंब है। साइन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो इस प्रकार से आपने साइन थीटा को पढ़ा है। और ये इनको कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। साइन थीटा की बात करेंगे। कॉस थीटा में आधार बटे कर्ण आपने पढ़ रखा है। टेन थीटा जो होता है लंब बटे आधार, ये बताने की आवश्यकता नहीं, ये आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे फंक्शन से। साइन, ये तो त्रिकोणमिति अनुपात है। अब जब हम फंक्शंस पे आते हैं, वो भी अभी तक तो आपने फंक्शंस का हमने बहुत ज़्यादा फंक्शन आपको कई फंक्शंस बताए थे। उनके ग्राफ भी हमने बताए थे। सिग्नम फंक्शन बताया था। रियल वैल्यूड फंक्शन के अंदर में मॉडुलस फंक्शंस की बात की थी। तो यहाँ पर आज हम एक नई बात करने वाले हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति फंक्शन। फंक्शंस के कंडीशन वही है। अगर आपके पास दो सेट हैं ए और बी, ए और बी दो सेट हैं, तो ए के एलिमेंट अगर बी के जो सेट है ए के एलिमेंट में कुछ रूल अगर हम लगाते हैं, यानी कि ए के एलिमेंट को इनपुट के रूप में किसी रूल में हम देते हैं, तो हमें जो सेट बी है उसके एलिमेंट मिलते हैं। तो इस प्रकार के जो भी रूल होंगे उनको हम फंक्शन कहते हैं। तो फंक्शन को अगर साधारण जो आपने याद रखना है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है ईच एलिमेंट ऑफ ए का प्रत्येक अवयव। Each element of A must have one and only one
इमेज इन सेट बी। इतना याद रख लीजिए आप, तो फंक्शंस की डेफिनेशन आपकी पूरी समझ में आ जाएगी। ईच एलिमेंट ऑफ ए, ऑफ सेट ए लिख दीजिए, ऑफ सेट ए मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। तो यहां पर दो चीजें आपको समझ में, ईच एलिमेंट यानी प्रत्येक अवयव की सेट बी में एक और केवल एक इमेज होनी चाहिए। तो यहां पर भी हम वही देखेंगे त्रिकोणमितीय फंक्शन में, जब हम पहले समझते साइन एक्स को, जब हम बात करेंगे y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं y इज इक्वल टू, ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, ये हमारा त्रिकोणमितीय फलन है। ये हम कह रहे हैं त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है बच्चों, अभी हम बात करेंगे प्रतिलोम की, प्रतिलोम पर अभी नहीं आए, हम अभी त्रिकोणमितीय फलन की बात कर रहे हैं। तो आप इसकी ग्राफ को अगर समझेंगे तो किस प्रकार से इस फंक्शन का ग्राफ आता है, फंक्शन का ग्राफ आता है। अगर यहाँ से हम x की वैल्यू इसको इनपुट देते हैं तो हमें मिलती है एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स की वैल्यू हमें मिलती है। ठीक है, तो अगर 0 डिग्री पर अगर हम x की वैल्यू, क्योंकि साइन एक्स है तो हम डिग्री में इसको लेंगे, x की वैल्यू अगर हम 0 डिग्री लेते हैं तो आपको पता है साइन 0 इज इक्वल टू होता है 0। अगर हम साइन की वैल्यू लेते हैं पाई बाई 2 लेते हैं, यानी कि पाई की वैल्यू भी सभी को पता है, पाई इज इक्वल टू 1, पाई इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, और पाई बाई 2 का मतलब हो गया 90 डिग्री। तो इसकी वैल्यू 1 होती है, यानी कि पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू साइन पाई बाई, एक्स की जगह आपने पाई बाई 2 रख देना है, तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू आपको कितनी मिलती है, 1 मिलती है। इसी तरह से अगर हम इसमें वैल्यू रखें पाई, तो साइन पाई, यानी कि पाई का मतलब 180 डिग्री, इसकी वैल्यू भी हमें मिलती है 0। उसके बाद अगला हम अगर इसमें -3 पाई बाई 2 अगर रखते हैं तो इसकी वैल्यू हमको मिलती है -1, सॉरी माइनस पाई बाई 2 नहीं, 3 पाई बाई 2 अगर रखते हैं तो इसकी वैल्यू हमको मिलती है -1, और अगर इसकी वैल्यू हम 2 पाई रखते हैं तो इसकी वैल्यू मिलती है हमको 0। तो यही एंगल हमने क्यों लिए, हम और एंगल भी ले सकते हैं, हम 30 डिग्री भी ले सकते थे, 60 भी ले सकते थे, 45 भी ले सकते थे, लेकिन इससे हमारी सारी वैल्यूज जो हैं वो कम्प्लीटली आ जाती हैं, तो इसलिए हमने ये वाले एंगल लिए। इसका मतलब हो गया, अगर आप ये हमने पहले आपको आपने पढ़ा होगा, ये अगर हमारा x एक्सिस और y एक्सिस है, इसमें यहाँ से यहाँ तक आप 90 डिग्री है, और इधर आपका टोटल 180 के बाद पूरा अगर घूम जाएंगे तो ये हो गया 270 डिग्री। 270 डिग्री को अगर हम रेडियन में चेंज करेंगे, 3270 इंटू पाई ओवर 180 डिग्री, तो 0 से 0 9 3 27 9 डिग्री 18, तो कितना आता है 3 पाई बाई 2। तो एक एंगल हमने पाई बाई 2 लिया, दूसरा एंगल हमने पाई लिया, तीसरा एंगल हमने 3 पाई बाई 2 लिया, और चौथा एंगल हमने कितना लिया 360 डिग्री लिया। तो इस तरह से हमने ये एंगल लिया, ठीक है ना, पहले 90 डिग्री, उसके बाद 180 डिग्री, उसके बाद हमारा 3 पाई बाई 2 यानी कि 270 डिग्री, उसके बाद 2 पाई का मतलब 360 डिग्री। तो ये एंगल लेने पर जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते थे, ध्यान से समझिए, इसको ये आपने नोट कर लिया, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट है वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, तो ये हमारा फंक्शन कहलाता है। अब जब हम इसके ग्राफ खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो देखिए बच्चों किस तरह से इसका ग्राफ आता है।
ये एक्स एक्सिस में हम एंगल्स लेते हैं। एक्स एक्सिस में हम क्या लेंगे, एंगल लेंगे, और जो हमारा वाई एक्सिस होगा इसमें हमारी वैल्यूज ऑफ एफ एक्स यानी कि एफ एक्स की वैल्यू जाएगी, यानी कि ये हमारा डिनोट करेगा एफ एक्स को और ये डिनोट करेगा एक्स को। सभी समझ आ रहा होगा। तो 0 डिग्री माना ये आपका 1 है और ये हमारा -1 है, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे करते हैं। अब देखिए 0 डिग्री पे इसकी वैल्यू 0 है, यानी कि एक पॉइंट हमको ये, ठीक है। इसके बाद बराबर डिस्टेंस में, क्योंकि 90 डिग्री का अंतर है, यहाँ पर हम लिख देते हैं π/2, यहाँ पर हम लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं पाई, ठीक है बच्चों। ये हमारा π/2, ये पाई, और ये हो जाएगा 3π/2, और यहाँ पर ये 2π, और इस प्रकार से हमने इसमें एंगल देखा। अब देखिए ये पॉइंट मिला। अब जब हम -3π/2 पे वैल्यू निकालते हैं तो इसकी वैल्यू हमको -1 मिलती है। अब कैसे मिलती है ये तो आप जानते हैं कि किस प्रकार से मिलती है। इसके बाद 2π पर इसकी वैल्यू हमको फिर से 0 मिलती है। जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं बच्चों तो हमको कुछ इस तरह का ग्राफ हमें मिल जाता है, ठीक है। इसी तरह से जब हम नेगेटिव चलते हैं, यानी कि जब हम -π/2 पे आएंगे, इधर से -π/2, फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा -π, -π के बाद आ जाएगा -3π/2, और -3π/2 के बाद आ जाएगा हमारा 2π। तो जब हम नेगेटिव चलते हैं तो हमको जो ग्राफ मिलता है -π/2 पे, इसकी वैल्यू हमको -1 मिलती है, यानी कि ये पॉइंट हमारा -π/2 पे इधर आ जाता है। -π पे फिर हमारा 0 हो जाता है, और इसके बाद 3π/2 पे हमको प्लस की वैल्यू यहाँ पे मिलती है, तो ये पॉइंट हमको 1 के ठीक इस प्रकार से मिल जाता है, ठीक है। और π/2 पे हमको -2π पर के हमको 0 मिलता है। तो अगर इधर से अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो बच्चों हमें कुछ इस तरह का ग्राफ मिलता है। तो ये जो हमारा ग्राफ है ये है हमारा y = fx = sin x का ग्राफ है। तो यहाँ तक बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब जो आगे की कहानी है, जो हम पढ़ते हैं प्रतिलोम की बात करते हैं, जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, उसको हम कैसे समझेंगे आगे देखिए। अगर हम इसको, अगर हम और आगे अगर एंगल लें, एक बार फिर से अगर हम इसके आगे को, ये मेरे राइटिंग क्या हो गया, ये अगर हम इसका ग्राफ और आगे, हमने 0 डिग्री से लेकर के 0 to 360 डिग्री एंड 0 to -360 डिग्री, यानी कि -2π से 2π तक, +2π तक, +2π तक ये हो गया, और -2π आपका इधर हो गया। ये ग्राफ हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। अगर फिर हम इसका ग्राफ खींचे प्यारे बच्चों, तो फिर से हमारा ग्राफ जो है वो रिपीट होने लगता है, यानी कि फिर से हमको वही ग्राफ मिलेगा। समझ आ रहा है? तो हमको ग्राफ जो मिलेगा वो हमारा ग्राफ का यहाँ पे रिपीट होने लगेगा। तो रिपीट का मतलब क्या होगा कि उस कंडीशन में हमको जो वैल्यूज मिलेंगी वो हमें ब्रांच में मिलेंगी, यानी कि जो हमारा -2π से 2π के बीच में जो वैल्यूज हैं, वही वैल्यू जो इसकी -2π से 2π के बीच में जो वैल्यूज हमें मिलती हैं, तो वही वैल्यूज हमें आगे को भी लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी मिलती है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो इसमें देखी जाती है साइन की, y = fx = साइन x की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है +1। तो यानी कि जो आउटपुट मिलता है हमें +1 मैक्सिमम मिलता है, और मिनिमम मिलता है -1। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको फंक्शंस की तरह दिखाएं तो f such that
जो पहला होता है, हमने पहले ही लेक्चर में आपको बताया फंक्शन के एफ सच दैट ए टू बी में ए सेट हमारा डोमेन होता है जिसको हम प्रांत कहते हैं, और बी सेट हमारा कोडोमेन होता है जिसको हम सह प्रांत कहते हैं। तो यहाँ पर हम अगर त्रिकोणमितीय फंक्शंस की बात करेंगे इस उसमें भी पर्टिकुलर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स की बात करेंगे, तो एफ सच दैट यहाँ पर आपका प्रांत हो जाएगा आर। आर का मतलब है कि कोई भी एंगल, कोई भी वास्तविक संख्या, आर का मतलब रियल नंबर है, कोई भी कोण, इसमें हम इनपुट दे सकते हैं। हम 30 डिग्री भी एक्स की वैल्यू देख सकते हैं, 60 डिग्री भी ले सकते हैं, 45 भी ले सकते हैं, 90 भी लिख सकते हैं, 720, 810, जो भी आपके दिमाग में वो एंगल हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें मतलब डोमेन क्या होता है? द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। एक्स की ऐसे मानों का समुच्चय जिसके लिए एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स हमारा परिभाषित होता है, यानी कि उसकी हमको कुछ न कुछ रियल वैल्यूज मिलती हैं, वो हमारा डोमेन होता है। तो यहाँ पर डोमेन आप कोई वैल्यू रख सकते हैं, कुछ न कुछ हमारा मान आ जाएगा, तो ये इसका डोमेन हो गया। अगर रेंज की बात करेंगे तो रेंज हमें हमेशा +1 से लेके -1, मैक्सिमम +1 और मिनिमम -1 मिलेगा। तो ये इसका हमारा रेंज हो जाएगा जिसको हम परिसर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसको अगर हम और समझे, ये रिपीट वाला समझ में आ गया होगा आपको। अगर हम इसको मैपिंग के थ्रू समझते हैं, इधर से देखिए, ध्यान से देखिए, प्रतिलोम की बात आ रही है, ये ए है और ये हमारा B है। तो 0 डिग्री पे हमको कितना मिला? 0 मिला। ठीक है, π/2 पे कितना मिला? π/2 पे हमको 1 मिला। पाई पे फिर हमको कितना मिल गया? 0 मिल गया। अब यहाँ इतने में ही समझ में आ जाएगा। पाई पे हमको 0 मिल गई, और 3π/2 पे हमको कितनी वैल्यू मिली? -1 मिली। और इसके बाद जो हमारी वैल्यू थी वो थी हमारी 2π। 2π पर भी फिर वैल्यू हमको क्या मिल गई? 0 मिल गई। ध्यान से देखिए इसको, ये हमने वैल्यू जब मैपिंग के थ्रू समझे हैं। 0 की इमेज 0, π/2 की इमेज 3π/2 की इमेज जो है -1 है। तो इस तरह से जब हम यहाँ पे देखते हैं कि इस फंक्शंस में a से b में तो ये फंक्शन है, क्योंकि a के प्रत्येक एलिमेंट की b में एक और केवल एक इमेज है। अगर इसी को हम देखें b to a में देखें, अगर हम इसको चलो इसको ऐसा करते हैं, इसको इधर बनाते हैं। ठीक है, अगर हम इसको b to a में देखें, अगर b को हम इधर लें या इधर a ही ले लेते हैं, ये b है हमारा, तो ये 0 -1 0 1 -1, यहाँ पर 0 डिग्री, π/2 डिग्री, π डिग्री, 3π/2 डिग्री और 2π। तो ये हमारा a सेट है। अब 0 जो है 0 की इमेज है, ठीक हो गया। अगर आप b से a में देख रहे हैं, इमेज क्या आ रही है, और 0 की इमेज हमारी पाई भी है, ठीक है ना। 1 जो है इसकी इमेज हमारी π/2 है, ये ठीक है। और 2π जो है ये इमेज है हमारी 0। तो इस कंडीशन में जो हमारी फंक्शन की डेफिनेशन है, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ सेट A मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट B, यानी कि B के प्रत्येक अवयव की A में एक और केवल एक इमेज यहाँ पर नहीं आ रही है। B की यहाँ पे 2 इमेज आ रहे हैं, आप देख रहे हैं,
बी की 0 भी है, बी की पाई भी है और बी की यानी कि 3 इमेज आ रही है। तो इसका मतलब बी से ए में ये फंक्शन हमारा नहीं है। बी से ए में फंक्शन नहीं है तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का प्रतिलोम भी नहीं होगा। प्रतिलोम की कंडीशन ये है, मैंने पहले वाले लेक्चर में आपको बताया भी है, अगर a से b में भी फंक्शन है और b से a में भी फंक्शन है, यानी कि a से b में एकाकी भी है और आच्छादक भी है। अगर फलन एकाकी भी होता है और आच्छादक भी होता है, एकाकी का मतलब होता है 1-1 फंक्शन है, आच्छादक का मतलब होता है ऑन टू फंक्शन है। अगर एकाकी और आच्छादक होता है, 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन होता है, उसी फलन का प्रतिलोम भी होता है, वो फलन व्युत्क्रमणीय होता है। और जो फलन व्युत्क्रमणीय होता है उसका प्रतिलोम होता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं, अगर हम यहां पर 0 से लेकर के 2 पाई का इंटरवल लें, अगर हम 0 से लेकर के 2 पाई का इंटरवल अगर लेते हैं तो हमको यहाँ पे जो वैल्यूज मिल रही हैं वो आप देख रहे हैं। लेकिन b से a में अगर 1 से -1 की वैल्यूज अगर लेते हैं, अगर 1 से -1 की वैल्यूज हम लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या एंगल आते हैं, तो इसमें हमारे एंगल जो आ रहे हैं वो 1 से अधिक आ रहे हैं। तो जैसे 0 डिग्री पर 0 डिग्री एंगल भी आ रहा है इमेज, और 0 की इमेज 1 पाई भी आ रही है और 0 की 2 पाई, यानी कि ये फंक्शन हमारा एकाकी नहीं है, तो इसका प्रतिलोम नहीं होगा। अब प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्या है, इसको समझने के लिए हम इसमें एक काम करते हैं। क्योंकि ये हमारा जो ग्राफ आ रहा है इस फंक्शन का, ये पीरियोडिक ग्राफ है। पीरियोडिक का मतलब होता है कि फंक्शन का ग्राफ जो है एक अंतराल के बाद रिपीट हो रहा है। तो जैसे 0 से 2 पाई लिया, उसके बाद 2 पाई के बाद फिर आगे को हम जो भी एंगल लेंगे तो उसके बाद फंक्शन हमारा रिपीट हो रहा है। तो अगर हम इसको ब्रांच में तोड़ देते हैं, ऐसे ब्रांच में तोड़ देते हैं, यानी कि अगर हम y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स डिफाइंड by f such that minus 1 to 1, ये हमारा अंतराल है, इसका प्रांत हो गया, डोमेन हो गया। अगर इसकी हम यहाँ पे एंगल ले लें -π/2 to π/2, अगर ऐसी हम कंडीशन लेते हैं, एक कंडीशन हम अप्लाई करते हैं कि -π/2 से π/2 के बीच के ही एंगल हम लेंगे, किसमें, प्रांत में। तो इस कंडीशन में ये फंक्शन हमारा जो होगा a से b में जो फंक्शन हमारा होगा वो हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, यानी कि एकाकी भी होगा और आच्छादक भी, इंजेक्टिव भी होगा और सर्जेक्टिव भी होगा। एकाकी आच्छादक होगा तो इसका मतलब है फंक्शन हमारा व्युत्क्रमणीय होगा। तो बच्चों आपको ये याद रखना है, क्योंकि एंगल तो हम इसका डोमेन तो r है, कोई भी एंगल हम ले सकते हैं, लेकिन कोई भी एंगल लेने पर हमको दो एक अलग अलग कोणों की एक ही इमेज मिल रही है। तो a से b में फंक्शन तो हो रहा है, परंतु b से a सेट में फंक्शन हमारा नहीं हो रहा है। अगर उसको हम ब्रांच में तोड़ देते हैं, -π/2 से π/2 के बीच में अगर हम इसको एंगल लेते हैं, इस कंडीशन में हमारा y इज इक्वल टू साइन एक्स जो है वो व्युत्क्रमणीय फंक्शन हो जाता है। इसी तरह से हमारा जो ब्रांच है, इसमें और भी ब्रांच हम ले सकते हैं, जैसे -3π/2 से लेकर के -π/2, अगर ये ब्रांच लें, यानी कि एंगल इसके बीच में लें और जो मान हमको मिलते हैं उनको अगर हम देखें तो वो फंक्शन भी हमारा बाइजेक्टिव होता है, यानी कि वो एकाकी और आच्छादक दोनों होता है। इसी तरह से अगर हम
पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में एंगल लेते हैं, तो इस कंडीशन में भी ये फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, व्युत्क्रमणीय फंक्शन हो जाता है। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो अब देखते हैं जो इनवर्स फंक्शन, इसी तरह से जैसे हमने साइन का डिस्कस किया, इसी तरह से हम कॉस का भी डिस्कस करते हैं। कॉस के एंगल को जो भी हम कॉस का जो प्रांत होता है इसका भी आर ही होता है, और इसकी वैल्यूज भी हमारी 1 और -1 के बीच में ही होती है, यानी कि दोनों का हमारा सेम होता है। तो इस कंडीशन में भी हम अगर कॉस की कंडीशन में एंगल जो हम ले रहे हैं, जो कोण हम ले रहे हैं 0 से पाई के बीच में लेते हैं, तो हमारे फंक्शन एक ही और आच्छादक होता है। तो इसी तरह से कॉस का है, टेन का है, इसकी बात हम अगले लेक्चर्स में करेंगे। फिलहाल आपको इतना समझना है y = fx = sin x का जो प्रांत r है और परिसर 1 to -1 है, अगर हम प्रांत r को -π/2 से π/2 के बीच में अगर ले लें, तो ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। और बाइजेक्टिव होगा यानी कि एकेकी और आच्छादक होगा, तो इस फंक्शन का हमारा प्रतिलोम होगा, यानी कि उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फंक्शन। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y = या इसको लिख सकते हैं हम y = साइन, या x = साइन थीटा ले लें। जैसे आपकी बुक्स में दिया है x = साइन थीटा फंक्शन की हम बात करते हैं, यहाँ पर x = f थीटा के रूप में है। तो इस फंक्शन का अगर हम प्रांत एंगल्स को -π/2 से π/2 में लेते हैं, तो इसका प्रतिलोम क्या होगा, इसका प्रतिलोम होगा जो x = साइन थीटा है, इसका प्रतिलोम हो जाएगा थीटा = इसका लिखने का तरीका साइन इनवर्स x, इसको इनवर्स बोलते हैं। जो ये ऊपर लिखा है इसको मैं नोट करा देता हूँ आपको, इसको हम बोलते हैं इनवर्स, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं थीटा = साइन इनवर्स x, जहां पर थीटा की जो वैल्यूज होंगी वो होंगी -π/2 लेस इक्वल थीटा लेस इक्वल π/2। इस कंडीशन में ही ये फंक्शन हमारा व्युत्क्रमणीय फंक्शन होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। यानी कि इसका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन उसी कंडीशन में होगा जब हम थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में लेंगे, और जिसमें -π/2 और π/2 भी इंक्लूड होगा। ये इंटरवल की बात हम कर रहे हैं। तो इस फंक्शन का थीटा = साइन इनवर्स x का जो प्रांत है -1 to 1 है, और परिसर क्या है -π/2 to π/2 है। और इसको हम कहते हैं, जिस पर रिलेटेड क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिए गए हैं, इसको कहते हैं मुख्य मान शाखा। इसका नाम क्या है, मुख्य मान शाखा, ठीक है, मुख्य मान शाखा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमारे मुख्य मान शाखा होगी। अब देखते हैं इसके एक्सरसाइज में आप सारे क्वेश्चन इजीली, आप पूरे क्वेश्चन सारे सॉल्व कर सकते हैं। इसके सिर्फ आपको करना क्या है, आपको याद रखनी है ये टेबल आपको याद रखनी है। ये टेबल अगर आपको याद है तो आप सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हम बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 2.1 एक्सरसाइज का है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। तो आपको दिया है y = साइन इनवर्स 1/, इसके हमको मुख्य मान निकालना है, ठीक है। तो कैसे इसका मुख्य मान निकालते हैं, देखिए y = साइन इनवर्स 1/2।
अब आपको ये वैल्यू पता है, साइन की वैल्यू आपको पता है, साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे 0 होता है, ठीक है ना, और 30 डिग्री पे 1/2 होता है, 45 पे 1/√2 होता है, 60 डिग्री पे √3/2 होता है, और 90 डिग्री पे 1 होता है। इसके अलावा 120, 150 ये सारी टेबल आपने पढ़ रखी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 है, माइनस है, सॉरी यहाँ पर माइनस साइन इनवर्स 1/2 है। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, मुख्य मान निकालनी है। तो आप देखेंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, ये तो हमने आपको रिवाइज करने के लिए बताया है। इसका सॉल्यूशन आप जब करेंगे तो सॉल्यूशन देखिए, साइन y इज इक्वल टू -1/2, यानी कि माइनस जो होगा, माइनस अपनी जगह रहेगा और साइन की वैल्यू जो 1/2 होती है वो 30 डिग्री, अगर इसको हम रेडियन में लिखें तो π/6 होगा, माइनस साइन π/6 हो जाएगा। अब माइनस साइन π/6 आपने एक चीज और 11th में पढ़ रखी है, ASTC, इसमें और हमारे पॉजिटिव होते हैं, साइन से लेकर के सारे, इसमें साइन और कोसेक, साइन और कोसेक प्लस होते हैं, इसमें टेन और तृतीय चतुर्थांश में थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट प्लस होते हैं, और इसमें हमारे जो सी है इसका मतलब है कॉस और सेक प्लस होती है। तो साइन की वैल्यू निगेटिव इसमें होती है, एक तो थर्ड में होती है और एक फोर्थ में होती है। अगर हम थर्ड में अगर लेना चाहें तो थर्ड में हमारी वैल्यू आ जाएगी साइन, क्योंकि आपको ये फॉर्मूले भी सारे याद होने चाहिए, साइन पाई प्लस थीटा, पाई तो 180 हुआ प्लस थीटा तो थर्ड में चला जाएगा, इसकी वैल्यू माइनस साइन थीटा होती है। दूसरी होती है साइन 2 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू भी हमारी माइनस साइन थीटा होती है, ठीक है नहीं। तो ये वैल्यू जो हो जाएंगी, इसको हम साइन माइनस थीटा भी कह सकते हैं, 2 को हटा के साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर जब आप देखते हैं साइन y इज इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू माइनस साइन π/6 है, तो माइनस साइन π/6 को हम क्या लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं हम साइन पाई प्लस π/6, ये फॉर्मूला आपने अप्लाई किया। दूसरा हम लिख सकते हैं, अगर इसकी वैल्यू हम निकालें तो वैल्यू निकालेंगे तो साइन 7 π/6, तो यहाँ पे हमारा माइनस साइन थीटा, ये हमारी किसकी वैल्यू आ रही है, साइन y की वैल्यू आ रही है। साइन y इज इक्वल टू माइनस साइन π/6 इज इक्वल टू साइन पाई प्लस π/6 इज इक्वल टू साइन 7 π/6। तो y की वैल्यू जो हमारी आई, यहाँ पर आई 7 π/6, एक वैल्यू हमको ये मिल गई। दूसरी वैल्यू हमको मिलेगी, अगर हम दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इसको साफ कर देते हैं, सेकेंड वैल्यू जो हमको मिलेगी वो मिलेगी बच्चों साइन y इज इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू माइनस साइन π/6 इज इक्वल टू साइन माइनस π/6, यानी कि यहां से हमको y इज इक्वल टू कितना मिला, -π/6 मिला। तो एक वैल्यू हमको ये मिली। अब ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसको हम इक्वेट करते हैं, यानी कि कंपेयर करते हैं, तो y इज इक्वल टू -π/6। तो हमको निकालना क्या है, इसलिए मुख्य मान हमारा इस टेबल को देखना है, हमारा -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, तो जो कि हमारा क्या है, -π/6 है, इसलिए y इज इक्वल टू कितना होता है, -π/6 हो गया। यानी कि अगर इसको अंश में समझना चाहें डिग्री में, तो -90 डिग्री से +90 डिग्री, जो ऐसे लिखा है, तो -60 है तो -60 इसके बीच में आएगा, तो इसका मतलब सॉरी -30 डिग्री, π/6 का मान 30 डिग्री होता है, तो -30 डिग्री इसके बीच में आएगा, तो इसका मुख्य मान कितना जाएगा, -30 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से आप पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बाकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम कॉस इनवर्स एक्स की बात करेंगे और कुछ क्वेश्चन देखेंगे।
आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मुख्य मान निकालने के लिए और आपको समझने के लिए। ये खाली याद नहीं करना है, आपको इनको समझना भी है कि आखिर इसका जो रेंज है वो 0 to पाई क्यों है और ये -π/2 से π/2 क्यों है, ये आपको समझना है। थोड़ा सा इसकी स्टडी कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के लेक्चर में हम फिर लेके आएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का एक और लेक्चर और देखेंगे कुछ आगे के क्वेश्चन। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को पहले से अंत तक जरूर देखिएगा और अन्य बच्चों को भी इसका फायदा हो इसके लिए आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।